हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉनसून को समझ लिया था, रीटेड मॉनसून को समझ लिया था। आई होप उस क्लास में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। और इस क्लास में जो भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम लोग आज क्लियर कर देंगे। आई थिंक ये आज कंप्लीट हो जाना चाहिए हमारा चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा आज जो टॉपिक है फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ठीक है, आज के टाइम पे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कलेक्टिवली हर एक कंट्री की प्रॉब्लम है। और इसको समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये ग्लोबल वार्मिंग का। हालांकि आपने ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन एमिशन और कार्बन फुटप्रिंट के बारे में समझा होगा, तो ये काफ़ी आसान है। देखो मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये क्या है, सन है। तो सन से क्या आती है, तो सन से बेटा आती है हीट। हीट आती है और लाइट आती है और यूवी आती है। हमारे लिए सिर्फ इतना ही काम का है कि सन से ये आती है हीट, यूवी और लाइट। उसके बाद एक क्वेश्चन और हमारे पास आता है कि जो सन से हीट आ रही है वो किस फॉर्म में आती है। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस फॉर्म में आ रही है। तो आपको आंसर करना है कि सर SWR फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, तो SWR फॉर्म में। अब ये SWR फॉर्म क्या है, तो SWR फॉर्म है शॉर्ट वेव रेडिएशन। देखो शॉर्ट वेव रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी लेवल है ना बेटा, वो सबसे ज़्यादा रहता है, मतलब ज़्यादा रहेगा। ठीक है, शॉर्ट वेव है, उल्टा याद रख लेना कि फ्रीक्वेंसी लेवल, यानी देखो ये साइकिल दिख रही है ना, तो ये साइकिल क्या है, ज़्यादा रहेगी। अच्छा, अब ये साइकिल ज़्यादा होने से क्या होगा, तो साइकिल ज़्यादा होने से यहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हमारे अर्थ से कनेक्टेड है, उस पूरे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके एंटर करेगी और अर्थ पे हीट को पहुंचा देगी। ठीक है, तो अर्थ के अंदर हीट आ गई है। अब जैसे ही अर्थ के अंदर हीट आई है तो अर्थ पे जो भी मटेरियल है वो अकॉर्डिंग टू क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है कि कोई मटेरियल ज़्यादा हीट को कैप्चर करता है, कोई कम करता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल है वो हीट को क्या कर लेगा, एक टाइम के लिए होल्ड कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, तो दिक्कत यहाँ पे कुछ नहीं है। अब दिक्कत अब स्टार्ट होगी कैसे, उस टाइम के बाद जो अर्थ है वो उसी हीट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट करने का काम। अब जब रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो फिर यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है कि वो LWR फॉर्म में करेगा। किस में करेगा बेटा, LWR। अब ये LWR क्या है, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन है। अब इसमें मज़ेदार बात क्या, कि लॉन्ग वेव रेडिएशन में जो फ्रिक्वेंसी लेवल होता है वो कम होता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी लेवल क्या हुआ, कम। अब जब फ्रिक्वेंसी लेवल कम होगा तो जो हीट रिफ्लेक्ट हो रही है वो इस पूरे मीडियम को क्रॉस नहीं कर पाएगी। ठीक है, अच्छा क्या सारी ही क्रॉस नहीं कर पाती, नहीं ऐसा नहीं है कि वो सारा ही क्रॉस नहीं कर पाएगी, लेकिन उसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, ट्रैप हो जाती है, और कुछ हीट बाहर निकल जाती है। ये हमने हीट बजट ऑफ द अर्थ में समझ लिया था कि कितने परसेंट हीट हमारी अर्थ है वो होल्ड करता है, कितने परसेंट रिफ्लेक्ट करता है। अर्थ क्या गुड कंडक्टर है हीट का या बैड कंडक्टर है, तो हमने एल्बिडो ऑफ अर्थ में और अर्थ के हीट बजट में समझा था। ठीक है, इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी के, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें यहाँ पे काम आते हैं, इसलिए हम फर्स्ट उस बुक के चैप्टर को ही रीड करते हैं। ठीक है, तो LWR फॉर्म में आया। अब जब LWR फॉर्म में आता है तो जो हीट है वो इस पूरे एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाती है और कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे रुक जाती है। बात समझ में आई, और जिसके कारण क्या हो जाते हैं, यहाँ पे अर्थ पे टेम्परेचर और हीट बढ़ती है। हालांकि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर माइनस और पॉजिटिव हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन हीट हमेशा ही क्या रहेगी, पॉजिटिव सेंस में रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो फिर आप कहोगे सर वो ग्रीन हाउस गैसेज और वो सब क्या काम करती है, तो देखो वो डायरेक्टली तो हीट को नहीं बढ़ाती है, लेकिन इस हीट को जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं, जो कार्बन फैमिली की जो गैसेज हैं, वो इस हीट को ट्रैप करने में हेल्प करती है। वो यही हमारा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। सपोज करो कि जब ये अर्थ इस हीट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और उस रिफ्लेक्शन के टाइम पे अगर जो ये रेडिएशन है वो SWR फॉर्म में होती तो ज़्यादा हमें दिक्कत होती ही नहीं। ठीक है, तो ग्रीन हाउसेज गैसेज यहाँ पे एक लेयर बनाती है और इस हीट को ट्रैप करने का काम करती है। ठीक है, एक अनदर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शायद आपने गर्मियों के टाइम पे क्या देखा होगा, एक कार देखी होगी। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हम एक कार रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अब इसके अंदर हीट आ तो जाती है, अब इसके अंदर हीट आ जाती है क्योंकि SWR फॉर्म में एंटर कर गई है। अब हीट इस कार के अंदर ट्रैप हो गई है। जैसे ही आप विंडोज़ को ओपन करते हो तो आपको अलग से ही ज़्यादा हीट और ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे फील होता है। तो ये जो कार है वो क्या है, हमारे अर्थ जैसा सा ही है। ठीक है यहाँ तक।
तो ये क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग है ग्रीन हाउसेज गैसेज, तो ग्रीन हाउसेज गैसेज बढ़ती कैसे हैं? तो देखो, ग्रीन हाउसेज गैसेज का जो बढ़ने का मेन जो रीज़न है, वो मेन रीज़न है बेटा कार्बन एमिशंस का ज़्यादा होना या कार्बन फुटप्रिंट। हर एक कंट्री के अपने खुद के कार्बन एमिशन है, एमिट्स हैं। मान लो कि कोई ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, वो तो ज़्यादा कार्बन रिलीज़ कर रही होगी, ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रही होगी, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल्स के भी अपने कार्बन फुटप्रिंट हो रहे हैं। एग्जांपल के लिए मैं ऐसा रखता हूँ कि मान लो कि कोई बच्चा साइकिल से आ रहा है ना, कोई बच्चा कार लेके आ रहा है, तो जो बच्चा कार लेके आएगा, ऑब्वियसली बात है कि वो ज़्यादा पेट्रोल यूज़ कर रहा है, रिसोर्स यूज़ कर रहा है और कार्बन ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा है या इन्वायरमेंट को ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा है। तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़े तो जिसके कारण क्या होगा, ये गैसेज रिलीज होंगी। हालांकि CFC कार्बन CC में आ जाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, है ना, एयर कंडीशनर्स हैं, तो वो इसमें भी कार्बन जो है वो ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद जब हम ये ग्लोबल वार्मिंग और डिटेल से हम लोग समझ लेंगे, तो उसके बाद मैं एक आपको थ्योरी भी अलग से बताऊंगा। वो थ्योरी क्या है देखते हैं, ठीक है। तो you know that change is the law of nature. Climate has also witnessed change in the past at the global as well as local level. It is changing even now, but the change is impractical. A number of geological evidences suggest that once upon a time, large part of Earth was under ice cover. Now you might have read or heard the debate on global warming. Beside on natural cause, human activities such as large-scale industrialization, presence of polluting gas in atmosphere are also important factor responsible for global warming. अब देखो यहाँ पे मज़ेदार बात आपको क्या समझनी है, कुछ जोग्राफिकल जो जोग्राफर्स हैं, कुछ जोग्राफिकल थॉट्स हैं, ये बात बोलते हैं कि क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, वो अपने आप एक नेचुरल फेनोमिना है। यानी पहले अर्थ की आइस एज थी, आइस एज के बाद धीरे धीरे अर्थ वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, या अर्थ का जो टेम्परेचर वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। एक टाइम के बाद ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर दोबारा से क्या होगी, आइस एज होगी। लेकिन ये जोग्राफिकल थॉट है, थीसिस है, थ्योरी है, कितनी सही है कितनी गलत है वो हम यहाँ पे बता नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसके कारण क्या हो रही है, जो गैसेस हैं वो ज़्यादा इस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है, ठीक है। द टेम्परेचर of the world is significantly increased. Carbon dioxide produced by human activities is a major source of concern. This gas releases the atmosphere in large quantity by burning fossil fuel, increasing gradually other gas like methane, chlorofluorocarbon, nitrous oxide, which are present in much smaller concentration in the atmosphere, together with carbon dioxide, are known as ग्रीन हाउस गैसेज। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेज कैसे इम्पैक्ट करती है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद these gas are better absorbers of long wave radiation that carbon dioxide and so are more effectively at enhancing the greenhouse effect। मैंने बताया ना long wave radiation का क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। These gases have been contributing to global warming. It is said that due to global warming, the polar ice caps and mountain glacier would melt and the amount of water in the ocean would increase। अच्छा, अब यहाँ पे कोजेज अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग के कोजेज क्या होंगे, क्या हमें लॉस हो सकता है, तो देखो ह्यूमन इंस्टिक्ट है, अगर हमें लॉस नहीं हो रहा है तो ज़्यादा हम यहाँ पे कुछ स्टडी करेंगे ही नहीं, है ना। इससे हमें कुछ बड़ा लॉस हो रहा है जिसके कारण हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो होगा ये कि जो हमारे नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जो भी आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, और उसके मेल्ट होने से हमारा जो ओशन लेवल है, सी लेवल है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो भी हमारा लैंड मास है वो सबमर्ज हो जाएगा अंडर द सी, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इसके पीछे स्टडी भी होती है, ठीक है। वो क्या है कि फैक्ट्स देखते हैं कि कितना सी लेवल बढ़ा है, कितना सी लेवल कम हुआ है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे क्या बोल रहा है कि द मीन एनुअल सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इन द पास्ट 150 ईयर्स हैज़ इंक्रीज। इट इज़ प्रोजेक्टेड दैट बाय द ईयर 2100 global temperature will increase by about 2 degrees Celsius. This rise in temperature will cause many other changes. One of these is a rise in sea level as a result of melting of glacier and sea ice due to warming. According to the current prediction, on an average the sea level will rise 48 centimeter. बेटा देखो, ये जो प्रिडिक्शंस हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग हैं, जैसे इंडियन IMD की अलग है, उसके बाद अलग अलग रिसर्च सेंटर्स हैं, तो उसके हिसाब से क्या है, ये
अलग अलग प्रेडिक्शंस हैं। अब लास्ट में ये बोल रहा है कि व्हाट वुड हैपन टू द इंडियन सी कोस्ट इफ द सी लेवल राइज 50 सेंटीमीटर अबव द प्रेजेंट वन। आपको बताना है कि अगर हमारे इंडियन ओशन में, हमारे आसपास सी लेवल में अगर 50 सेंटीमीटर जो वाटर लेवल है अगर वो बढ़ जाता है, सी लेवल बढ़ जाता है, तो क्या मेजर कॉजेज हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप ये ग्लोबल वार्मिंग आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये भी आपको याद रखना है कि ये कलेक्टिव प्रॉब्लम है ना। सस्टेनेबल गोल्स में ये बात होती है, 17 गोल्स हैं उसमें भी ये बात की जाती है इसके बारे में। तो आई होप ये ग्लोबल वार्मिंग समझ में आया। उसके बाद हमारे 2 सीजन बाकी रहते हैं, कौन कौन से हैं? कोल्ड वेदर है और हॉट वेदर है। ठीक है, तो कोल्ड की बात करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, कोल्ड वेदर सीजन क्या है? अब टेम्परेचर देखो। यूजुअली द कोल्ड वेदर सीजन सेट्स इन बाय मिड नवंबर इन नदर्न इंडिया. December and January are the coldest month in the northern plain. The mean daily temperature remains below 21 degrees Celsius over most part of northern India. The night temperature may be quite low, sometimes going below freezing point in Punjab and Rajasthan. तो टेम्परेचर आप लोगों को पता है। देखो सिंपल सा मैकेनिज्म है यहाँ पे। सिंपल मैकेनिज्म क्या है कि आपने शायद ITC-Z के शिफ्टिंग मैकेनिज्म को समझ लिया था। ठीक है, और उसके बाद जब सन अपनी पोजीशन को चेंज करता है, हालांकि सन नहीं करता, लिटरली हम करते हैं, यानी अर्थ करता है, लेकिन हम ऐसा बोल रहे हैं समझने के लिए कि सन अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। कैसे चेंज करता है कि कैंसर पे होता है, कैंसर से साउथ की तरफ आना स्टार्ट करेगा और कैप्रिकॉर्न पे आ जाता है। उसके बाद कैप्रिकॉर्न पे जैसे जैसे आएगा तो ऊपर की तरफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर हिमालय है, उसके साथ साथ हिमालय से आने वाली जो भी कोल्ड जो विंड्स हैं वो भी वहाँ के टेम्परेचर को क्या करती है, कम करती है। ठीक है, देर आर 3 मेन रीजन फॉर द एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया। अच्छा, ये 3 मेन रीजन और भी हैं कि जिसकी वजह से नदर्न प्लेन एरिया में सबसे कम टेम्परेचर या ज़्यादा सर्दी हमें देखने को मिलती है। तो पहला क्या है, स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान बीइंग फार अवे फ्रॉम द मॉडरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जो लैंड मास एरियाज हैं वो जल्दी ठंडे होते हैं और जल्दी ही क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। लेकिन जो आसपास के आइलैंड एरियाज़ हैं या कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको टेम्परेचर में इतना मेजर डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता। यानी अगर आज के टाइम पे अगर आप बात करोगे, यानी अभी अगर आप मई चल रहे हैं, तो आपको कोस्ट एरियाज़ में उतनी ज़्यादा गर्मी देखने को नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पे है। ठीक है, मैं नॉर्मल मई जून की बात कर रहा हूँ, अभी तो गर्मी यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल के टाइम पे क्या होता है। उसके बाद द स्नोफॉल इन द नियर बाई हिमालयन रेंज क्रिएट्स कोल्ड वेव सिचुएशन एंड। हाँ, ये बात सही है कि नियर जो हिमालयन रेंजेस है जैसे शिवालिक और यहाँ पे मिड हिमालय में क्या होता है, स्नोफॉल होता है, और जैसे ही वहाँ पे स्नोफॉल होगा तो प्लेन एरियाज़ में ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगा, टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा। उसके बाद है अराउंड फरवरी कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान ब्रिंग कोल्ड वेव अलॉन्ग विद फ्रॉस्ट एंड फॉग ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब आपको ये मैप में देखना पड़ेगा कि हमारा कैस्पियन सी कहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान कहाँ पे है और मेडिटेरियन सी कहाँ पे है। बीइंग ए ज्योग्राफी स्टूडेंट, जैसे ही हम किसी लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो आपको माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि कहाँ पे ये लोकेशन है। अब वहाँ से आने वाली जो कोल्ड विंड्स हैं वो भी क्या करती हैं, हमारे इंडिया में टेम्परेचर को कम करती है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको बोलते हैं, वो यहाँ पे रेनफॉल भी करती है, जो कि रबी सीजन में हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया हाउएवर डज नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन। देयर इज हार्डली any seasonal change in the distribution pattern of temperature in coastal areas because of moderating influence of the sea and the proximity to equator. अब आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि देखो पेनिनसुलर में आप लोगों को, यानी प्रायद्वीपीय भारत में आप लोगों को क्लाइमेट में उतना ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। इसके 2 मेन रीज़न है। पहला कि एक तो इक्वेटर के नज़दीक हो जा रहे हैं, दूसरा सी पास में है ना, कोस्टल एरियाज़ है, तो वहाँ पे उतना हाई टेम्परेचर भी नहीं मिलेगा और आपको उतना हाई लो टेम्परेचर भी नहीं मिलेगा। हाई इन द सेंस मैंने लो के बाद मीनिंग में मैं बोल रहा हूँ, ना तो लो ज़्यादा मिलेगा ना ही हाई ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द मीन मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर जनवरी त्रिवेंद्रपुरम एज अ हाई एज 21 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर जून इज 29.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स रिमेन कंपेरेटिवली लो। तो देखो हाई भी कितना है, लो भी कितना है, लेकिन हमारे यहाँ पे देख लो कि कितना मेजर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद है प्रेशर एंड विंड्स। ठीक है, अब प्रेशर एंड विंड्स क्या बोल रहे हैं,
बाय द एंड ऑफ दिसंबर द सन साइंस वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है. इन द सदर्न हेमिस्फेयर द वेदर इन दिस सीजन इज करेक्टराइज्ड बाय द फीबल हाई प्रेशर condition over the northern plain. In South India, the air pressure is slightly lower. The isobars of 1019 millibar and 1013 millibar pass through northwest India and for south respectively. देखो सिंपल सा मैकेनिज्म आपको याद रखना है कि जैसे ही सन ने पोजीशन चेंज की तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा. ठीक है, टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर हाई होगा. मतलब ये आपको इन्वर्सली याद रखना है. सिंपल सा है, रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है ये. As a result, winds start blowing from northwestern high pressure zone to the low air pressure zone over the Indian Ocean in the south. Already हम लोगों ने बात कर ली है कि हाई प्रेशर से चीज़ें किसकी तरफ मूव करेगी, तो आप आंसर करोगे लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी. इसके पीछे जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स काम करता है, तो आंसर करना है बेटा PGF फोर्स काम करता है, यानी दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. सही है. Due to low pressure gradient, the light winds with a low velocity of about 3-5 km per hour begin to blow outwards. By and large, topography of the region influence the wind direction. They are westerly और northwesterly down the गंगा वैली. आपको याद रखने हैं वेस्टर्ली के बारे में. ठीक है. और जो ये ट्रेड विंड्स हैं, लोकल विंड्स हैं, इनके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली है. यानी मैंने बताया है आपको कि हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में इसको डिटेल से समझेंगे. सेल्स क्या होती हैं, विंड्स क्या होती हैं, विंड्स के टाइप कौन कौन से हैं. ठीक है. दे आर वेस्टर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली डाउन द गंगा वैली. द बिकम नॉर्थली इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा. फ्री फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी, दे आर क्लियरली नॉर्थ ईस्टली ओवर द बे ऑफ बंगाल. तो ये इस तरह से क्या हो जाता है, जो विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. आपको ये याद रखना पड़ेगा. During the winters, the weather in India is pleasant. The pleasant weather condition, however, at intervals get disturbed by shallow cyclonic depression originating over the East Mediterranean Sea and traveling eastward across West Asia. अब ये थोड़ा सा important concept है मेडिटेरियन सी का और साइक्लोन का. देखो मेडिटेरियन सी आप लोगों को पता है कि कहाँ पे है. ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, इसकी लोकेशन नहीं पता है, तो बेटा भूमध्य सागर आपको पता होना चाहिए. एक बार वर्ल्ड मैप में आप देख लो. अब यहाँ पे वर्ल्ड मैप बनाने के लिए जगह नहीं है. ठीक है, तो वर्ल्ड मैप आप देख लेना. देखो वहाँ से जो विंड्स आ रही हैं, यानी वेस्ट से जो विंड्स आ रही हैं, वो हमारे इंडिया में एंटर करती है और यहाँ पे क्या करती है, रेनफॉल करती है. ठीक है. वेस्ट एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बिफोर द रीच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑन देयर वे द मॉइस्चर कंटेंट गेट्स ऑगमेंटेड फ्रॉम द कैस्पियन सी in north and the Persian Gulf in south. What is the role of westerly jet stream in steering this depression in India? तो बारिश करेगी. ठीक है, रबी क्रॉप्स में हमें क्या करती है, ये हेल्प करती है. एक जेट स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने एक बार के लिए होल्ड कर रखा है कि जेट स्ट्रीम किस तरह से इंडियन मानसून को इम्पैक्ट करती है. एक जेट स्ट्रीम का है और दूसरा एल नीनो और ला नीना है. ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने आपको इनके बारे में बता रखा है. इन डिटेल हम लोग बाद में बात करेंगे. उसके बाद रेनफॉल कंडीशंस क्या हैं, एक मिनट. Winter monsoon do not cause rainfall as the move from land to the sea. It is because firstly they have little humidity and secondly due to anti-cyclone circulation on land. The possibility of rainfall from them reduces, so most part of India do not have rainfall in the winter season. However, there are some expectations on it. अब देखो यहाँ पे क्या है कि रेनफॉल में आपको उतना ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द लो ह्यूमिडिटी. यानी साउथ वेस्ट मानसून में आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है. कंपैरेटिवली यहाँ पे विंटर सीजन में आपको उतना ज़्यादा रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगा. हाँ, रिट्रेट आपको यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है. उसके बाद है इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सम वीक टेम्परेट साइक्लोन. अब ये टेम्परेट साइक्लोन क्या है और एंटी साइक्लोन या जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उसके बारे में हम लोग अगेन उसी चैप्टर में बात कर पाएंगे कि कैसे ये फॉर्म होता है. The Mediterranean Sea causes rainfall in Punjab, Haryana, Delhi and Western Uttar Pradesh. Although the amount is mere, it is highly beneficial for rabi crops, जो कि मैंने already आपको बताया है. The perception is in the form of snowfall in the lower Himalaya. It is the snow that sustains the flow of water in the Himalayan rivers during the summer months. The precipitation goes on decreasing from west to east in the plains and from north to south in the mountains. The average winter rainfall in Delhi is around
53 mm. In Punjab and Bihar rainfall remains between 25 mm and 18 mm respectively. जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि रेनफॉल या तो आपको सेंटीमीटर में देखने को मिलेगा या फिर मिलीमीटर में देखने को मिलेगा। सही है, यहाँ तक कुछ नहीं है, सिंपल सा है। मेडिटेरियन सी में साइक्लोन्स आ रहे हैं, मेडिटेरियन सी में आप लोगों को आपको ज़्यादा साइक्लोन्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी। वहाँ से हवाएं हमारे इस तरफ मूव करेंगी और हमारे वेस्ट की तरफ से एंटर करेंगी और यहाँ पे बारिश करेंगी। ठीक है, उसके बाद है सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ सदर्न पेनिनसुला आल्सो गेट विंटर रेनफॉल ओकेशनली। तो कभी कभी वहाँ पे भी हमें बारिश देखने को मिलती है सेंटर पार्ट में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश एंड असम इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आल्सो हैव रेन बिटवीन 25 mm एंड 50 mm ड्यूरिंग दिस विंटर मंथ। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि विंटर टाइम पे इस स्टेट में कितना रेनफॉल है, तो आपको पता होना चाहिए। ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर नॉर्थ ईस्ट मानसून वाइल क्रॉसिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल पिक अप द मॉइस्चर एंड कोस्ट टोरेंशियल रेनफॉल ओवर द तमिलनाडु कोस्ट। उसके बाद यहाँ से जैसे कि हमने बात की थी कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ से इवोपरेशन होता है और उसी इवोपरेशन के बाद जो हवाएं हैं वो एग्जिट करना स्टार्ट करती हैं और एग्जिट करने के साथ साथ ही क्या करेंगी, बारिश करेंगी। तो सबसे अच्छा एग्जांपल तमिलनाडु कोस्ट का है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का है, साउथ ईस्ट कर्नाटका और साउथ ईस्ट केरला का है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है द हॉट वेदर सीजन। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, अगर क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया है तो इतना ही रखते हैं, और अगर टाइम बचता है तो फिर हम हॉट वेदर सीजन को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है।